नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। 2016 में नीतीश कुमार ने निश्चय यात्रा की और अब समृद्धि यात्रा पर निकलने को तैयार हैं। 16 जनवरी से शुरू होने वाली ये यात्रा मुख्यमंत्री की 16वीं यात्रा है। अद्भुत संयोग है और खास बात यह है कि यात्राओं के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न सिर्फ बिहार में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हैं और धरातल पर किस तरह से काम हो रहा है इसकी जानकारी लेते हैं, बल्कि इसके माध्यम से वो बिहार की सियासत को भी साधते आए हैं, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। और नीतीश कुमार के जनता से जुड़ाव और सत्ता में बने रहने का कारण उनकी यात्राओं को भी माना जाता है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार की 16वीं यात्रा कितना समृद्ध हुआ बिहार। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए रोशन सिंह जी हैं, बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अनामिका पासवान जी हैं, जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अकबर जी हैं और आरजेडी की ओर से आरजू खान जी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अकबर जी, आपसे समझना चाहेंगे बिहार कितना समृद्ध हुआ है, क्या ये देखने निकल रहे हैं नीतीश कुमार, या आगे बिहार को कितना समृद्ध किए जाने की संभावना और गुंजाइश है, कहां कमी है, ये जांचने निकल रहे हैं नीतीश कुमार। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 में जब से सत्ता में आए तो उन्होंने अनेकों यात्राएं जो है बिहार में की है। और जब जब वो यात्रा पे बिहार में पूरे प्रदेश के ज़िलों में निकलते हैं तो वो बहुत बारीकी से योजनाओं की समीक्षा भी करते हैं और जिस ज़िला में जो आवश्यकता है विकास की उसकी घोषणा भी करते हैं। तो निश्चित तौर पे ये जो अभी यात्रा मुख्यमंत्री जी का है तो 20 सालों में जो उनका कार्यकाल रहा और जो योजनाएं विकास की पूरे बिहार में जो है उनके द्वारा चलाई गई, निश्चित तौर पे उसकी भी वो समीक्षा करेंगे कि कितना समृद्ध बिहार हुआ है। और क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 2025 के विधानसभा चुनाव में भी कई घोषणाएं की थी, जिसमें मुख्य रूप से वो जो है 1 करोड़ रोज़गार और नौकरी की बात उन्होंने की है। और बिहार में ये जो 2025 से 30 जो है नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया है कि बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण बिहार में होगा, तो उसकी भी नीतीश कुमार जी जो है संभावना और वहाँ पर किस ज़िला में क्या योजना जो है औद्योगिकरण के लिए दिया जाए, उसकी भी निश्चित तौर पे वो घोषणा करेंगे। चलिए हम थोड़ा आरजू जी से भी समझ लेते हैं कि वो नीतीश कुमार के इस यात्रा को लेकर क्या राय रखते हैं। आरजू जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कहीं भी यात्रा करना चाहिए किसी भी राजनीतिक दल को, और वो तो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका तो करना और जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या वो अगर यात्रा के दौरान, चाहे वो निश्चय या सात निश्चय यात्रा हो या फिर ये यात्रा जो समृद्धि यात्रा कर रहे हैं, इसमें क्या बिहार के आम लोगों से वो मिलेंगे? जिससे पिछले साल हमने देखा कि वो यात्राएं तो जरूर कर रहे थे लेकिन बिहार प्रदेश की एक भी जनता उनसे मिल नहीं पा रही थी। अभी 4 दिन पहले की बातें हैं, एक महिला आई थी, अपने परेशानी को बयान करना चाहती थी जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस में, रो रही थी, बिलख रही थी, लेकिन उस महिला को रोक दिया गया उनके पुलिसकर्मियों के द्वारा और उनको मिलने नहीं दिया गया, वो ऐसे ही चली गई। और ये तमाम इंटरव्यू उस महिला के आ रहे थे टीवी चैनलों के ऊपर। दूसरी बात है, अभी जनता दल यूनाइटेड के जो हमारे प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि 1 करोड़ रोजगार का आप डेटा जो है बिहार के समृद्ध जो है बिहार के आम लोगों के पास जो है उसका शेयर कर दीजिए, क्योंकि बिहार की जनता जानना चाहती है कि अगर आपने 1 करोड़ वाकई में अगर रोजगार दिए हैं तो आप उसका डेटा सार्वजनिक करिए। और आपके 1 करोड़ रोजगार देने के बाद भी हर चीजों में पिछड़ेपन में बिहार नंबर 1 क्यों है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ा छलावा है। 7 निश्चय यात्रा करें, उसके बाद समृद्धि यात्रा करें, लेकिन बिहार हर चीजों में पिछड़ेपन में नंबर 1 है। बिहार के लोग, आम लोग उनसे मिल नहीं पाते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं, अफसरशाही चरम पर है। अफसरशाही को अगर रोकना है, बिहार प्रदेश के उन्नति पर ले जाना है, तो सबसे पहले वो अफसरशाही रोके। ये तमाम सवाल है और उन सारे सवालों के जवाब में जानना चाहूंगा सत्ता पक्ष के प्रवक्ता की तरफ से। बिल्कुल, हम इसका जवाब लेंगे। हम थोड़ा रोशन जी से भी जान लेते हैं कि वो इस समृद्धि यात्रा में क्या संभावना देख रहे हैं। आएंगे आएंगे अनामिका जी, आपके पास से पहले आपकी राय पूरी लेंगे। दीपक जी,
कि समृद्धि यात्रा जो नाम इन्होंने दिया है, सबसे पहला तो ऑब्जेक्शन हमको आज जो परिस्थिति है बिहार की, जहाँ की भ्रष्टाचार चरम पर है, जिसको कि सत्ता पक्ष के लोग भी नकार नहीं सकते हैं। अगर नकारेंगे तो सरजमीन पर हम हर एक ब्लॉक, हर एक डीएम ऑफिस या हर एक कार्यालय में हम ले चलने को तैयार हैं, जहां बिचौलिए जो है, चाहे वो राजस्व हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, बिचौलिए भ्रष्टाचार और अफसरशाही जो है भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए कह सकते हैं। बिना पैसा का आपका किसी भी ऑफिस में कोई वर्क नहीं होगा। पैसा दे रहे हैं, चाहे वो उप मुख्यमंत्री आपके लाख घोषणा राजस्व में करें, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, सारा खेल खत्म है। भ्रष्टाचार निवारण यात्रा ये कब करेंगे? ये समृद्धि यात्रा का नाम इनको पहले बदल देना चाहिए कि भ्रष्टाचार निवारण यात्रा जो है। दूसरी बात, इनकी सबसे पहला आता है कि ये जाते तो जरूर जिला हैं, लेकिन बंद कमरे में बैठक होती है। फिर यात्रा क्या, ये तो बैठक पटना में भी बुला के वो उस अफसरों से कर सकते हैं। यात्रा का मतलब होता है वहाँ के जन भावना को देखना कि यहाँ कहाँ पंचायत में, यात्रा का मतलब होता है पंचायत में जाते, प्रखंड में जाते, लोगों से मिलते, वहाँ जो है उसका दुख दर्द सुनते कि ब्लॉक में क्या हो रहा है, डीएम ऑफिस में क्या हो रहा है, वहाँ कितना लोगों को जो है काम कराने में मशक्कत करनी पड़ती है जी। गरीब को कितना जो है अपनी योजना को लेने के लिए कैसे कैसे बिचौलियों को जो है किस किस ढंग से जो है उसको शोषण होता है। इसलिए यात्रा उसी समय खत्म है जिस समय बिहार में भ्रष्टाचार है। चलिए ठीक है, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, उसके निवारण की बात हो रही है, यात्रा की शैली को लेकर भी सवाल हो रहा है। लेकिन सहयोगी के तौर पर बीजेपी के भी तमाम नेताओं, उनके कैबिनेट सहयोगियों और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों पर भी इस बात का दबाव होगा कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो परफॉर्मेंस चेक होगा, और कैसा परफॉर्मेंस है इस पर एक नेता की भी छवि निर्भर करती है, न सिर्फ सीएम की छवि निर्भर करती है। अनामिका जी, सहयोगी के तौर पर पूरी तैयारी है? बिल्कुल तैयारी है। और जहां तक अभी मैंने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, जी, आरजेडी कांग्रेस की तरफ से बोल रहे थे, तो अभी जो इनके बिहार के घोषित नेता, जिनके बारे में तेज प्रताप यादव जी ने क्या कहा कि बहुत लेट से उठता है मेरा भाई, और हारने के बाद जनता से कनेक्ट नहीं होना, कार्यकर्ता से कनेक्ट नहीं होना, सीधे विदेश चले जाना, घूमने चले जाना, ये कोई नेता है? अरे नेता तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। और जब बात यात्रा की हो तो याद कीजिए कि 2005 में जब बहुमत नहीं मिली थी माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को जी, तो कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन लगाया। उसके बाद उन्होंने न्याय यात्रा निकाला था और बहुत अच्छी बहुमत के साथ उन्होंने सरकार बनाई। 2009 में भी उन्होंने विकास यात्रा, अधिकार यात्रा, संकल्प यात्रा और कई यात्राएं निकाली। और 2024 में आप देखिए ना, 3 यात्राएं 2009 में जो निकाली गई थी, 2010 में प्रचंड बहुमत मिली थी एनडीए को, और 2019 में भी प्रचंड बहुमत मिली। उसके बाद 2024 में जब प्रगति यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी निकले थे तो 50,000 करोड़ की राशि सभी जिलों में दी गई थी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यात्राओं का रिकॉर्ड तोड़ने वाले अगर कोई बिहार में है तो वो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। और जहां तक ये लोग बोल रहे हैं तो इनके बोलने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि जब वो यात्रा निकालते हैं तो कई ऐसी चीजें होती हैं जो इन्हें पता नहीं है, वो लोगों से कनेक्ट होते हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि उन्हें प्रचंड बहुमत इस बार भी मिली और कई बार मिली। लोगों से कनेक्ट होते हैं, वहां की समस्याओं को देखते हैं, समस्याओं को देखने के बाद योजनाओं को बनाते हैं, योजनाओं को बनाने के बाद वो धरातल पर उतारते हैं। उसके बाद पहले की दी गई योजनाओं का वह निरीक्षण भी करते हैं कि कितना काम हुआ। इन्हें क्या पता, अगर इन्हें पता होता तो ये तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना लेते और कभी बनेंगे भी नहीं, क्योंकि ऐसे नेता जो भगोड़े हो, जो हारने के बाद मुंह छिपाता मीडिया के सामने तक ना आए, जनता के बीच ना जाए। आरजू जी अपने
अपने नेता से जरा पूछिए काफी ना, लंबा प्रवचन क्या हो गया पी- ये। नहीं, पी कर ठीक सोते है, हैं कि इनकी 12 बात- बजे तीन ये- लोगों का रुकते हैं? ये आप प्रयास नहीं लगाइए ना। नहीं, नहीं, भाजपा भी नहीं वो बनेगी। नहीं, हर व्यक्ति आप अपने फिर नेता को देखिए ना। नहीं अनामिका जी, भाजपा आज बैसाखी पे ही माननीय रहेगा। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भाजपा के बैसाखी साथ पे ही खड़ा है। रहेगी। अच्छी बात है। एनडीए के साथ जनता खड़ा है। दल यूनाइटेड और के अच्छी आपके बात बोलने है। से कुछ नहीं होता। नहीं, आप यही चिल्लाते हकीकत रहिए। है। ठीक है, आज एक ये सेकंड आरजू जी, है। एक सेकंड आरजू जी, सबसे बड़ी पार्टी पिछला आरजू जी, आरजू जी, एक सेकंड अनामिका जी, अनामिका जी, अनामिका जी, हाँ तो लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार ने भ्रष्टाचार के चरम सीमा को पार किया ठीक है अनामिका जी, हो गया। अनामिका जी रुकिए ना, और सवाल हैं और सदस्य हैं। आरजू जी हम आ रहे हैं आपके पास, इन्होंने इतनी बातें कह दी है तो ऐसे में जरूरी कुछ नहीं उसका जवाब ले लीजिए दीपक जी। आरजू जी आ रहे हैं। नहीं, आपके सवाल पर भी जवाब देने के लिए ये आतुर थे, हमने रोका है। इस तरह से झगड़ा ना हो तो हम बेहतर है। अनामिका जी आपने इतनी बातें कही है, हम बस ये समझना चाह रहे हैं ना कि या तो चुनावी यात्रा हो या फिर योजनाओं के कार्यान्वयन के, उनके प्लानिंग को लेकर हर स्तर पर जो यात्राओं के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते रहे हैं, तो अब तक तो बिहार को अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर स्थिति में आ जाना चाहिए था। ये आपके विरोधी बार बार यही पूछते हैं कि अब भी बिहार सबसे निचले पायदान पे है, हर क्षेत्र में है, और फिर भी समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं। कहां है समृद्धि? भाजपा वालों को सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के बारे में पता है। दलाली आप ही के सवाल का जवाब ले रहे हैं आरजू जी, फिर आपके पास आते हैं। ये सवाल का जवाब कहां से दे रही हैं? आ रहे हैं आरजू जी। ये सवाल का जवाब है, ये हमको आप पता तय नहीं है। करेंगे, भारत सरकार का करेंगे नेता कि बिहार की झूठा है, जनता किनके साथ भारत खड़ी सरकार है। झूठ चलाती नहीं, वो तो है। जनता ने तय कर दिया। भारत सरकार अनामिका जी, फैलाती है। समृद्धि यात्रा भारत सरकार किस के लिहाज आंकड़े से इसे पेश देखें? करने वाले, हाँ। क्या वो फर्जी आ रहे हैं आरजू जी, कि अब बिहार आ रहे हैं आरजू जी, हाँ। उनकी 2009 में पहली विकास यात्रा, जहां से विकास, क्योंकि इन लोगों ने तो बिहार को गड्ढे में डाल दिया था, बिहार को लूट लिया था, यहाँ के खजाने को खत्म कर दिया गया था, और झारखंड अलग होने के बाद रेवेन्यू 13% बिहार का रह गया था, 87% तो झारखंड में चला गया था। इन्होंने छोड़ा क्या था बिहार के पास? विकास यात्रा निकलने के बाद 2024 में प्रगति यात्रा, क्योंकि हम प्रगति कर चुके थे, प्रगति के मार्ग पर बिहार प्रशस्त हो चुका था, और अब बिहार को समृद्ध बिहार बनाना है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ठीक जी है, ने बहुत ही स्पष्टता से आपने ऐसे यात्रा के नाम नामकरण को लेकर बात रख दी है। हम आरजू जी की क्या टिप्पणी है वो सुन लेते हैं और फिर अकबर जी से समझने का प्रयास करेंगे समृद्धि यात्रा, क्योंकि रोशन जी भी इस यात्रा के नाम को लेकर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं अनामिका जी से थोड़ा जवाब उन्हें मिल गया होगा। आरजू जी, देखिए सबसे बड़ी बात है अपने आप में ये जुमला है समृद्धि यात्रा, क्योंकि मैं जहां तक जानता हूं कि भारत सरकार के आंकड़े जो पेश करते हैं वो फर्जी नहीं है। अगर कोई फर्जी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जो कि भारत सरकार के आंकड़े को फर्जी बताती है। और मैं भारत सरकार के आंकड़े को कोट करके कह रहा हूं, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, सारे अपनी बात जारी रखिए ना। भाजपा में है, आरजू जी अपनी बात जारी रखिए। भाजपा में है, थोड़ा सा संयम रखिए, सुनिए। सुन रहे हैं, बताइए। तो सबसे पहले वो ये बता, भारत के जो डेटा जो पेश करने वाले लोग हैं वो क्या फर्जी हैं या भारतीय जनता पार्टी की ये जुमलेबाज प्रवक्ता फर्जी हैं? क्योंकि भारत सरकार का ये डेटा है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ऐसे नेता कहां हैं। जाहिर सी बात है, जो जनगण मनगण होता हो, देश का राष्ट्रगान होता है और वो तालियां बजाता है, तो ऐसे नेता कहां हैं? जो सरों पे महिलाओं के गमला रख देते हैं ऑफिसरों के, ऐसे नेता कहां हैं? जो महिलाओं का हिजाब नोचते हैं, ऐसे नेता कहां हैं? जो विधानसभा के अंदर कैसे परिवार नियोजन के बारे में बताते हैं और भारतीय जनता पार्टी उन पे भद्दी टिप्पणियां करती है, ऐसे नेता कहां हैं बिहार प्रदेश में? ये तो सच्चाई है ना। एक सेकंड, और सच्चाई ये है देख लीजिए कि ये यात्रा पर कितना फोकस कर रहे हैं, बस वो देख लीजिए। अगर आपने रोजगार दिया है तो उसका डेटा सार्वजनिक करिए। नहीं, ये आप दोहरा रहे हैं, ये बात पहले आ चुकी है। उन 7 निश्चय योजना में क्या क्या आपने क्लियर हाँ, किया है? ये काम की बात आप कह रहे हैं आरजू जी, बता दीजिए। बिल्कुल, ये आपने काम की बात कही है, इससे पहले की बातों को आपने दोहराया है और समय अपना ही जाया किया है। चलिए अकबर जी से हम जान लेते हैं। अकबर जी, प्रगति यात्रा के बाद, विकास यात्रा के बाद अब समृद्धि यात्रा, यानी कि अब तक 20 सालों में कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसके आधार पर बिहार को समृद्ध कहा जाए। अब आगे बिहार की समृद्धि के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के बीच पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे अपने अब तक के कार्यकाल को लेकर सवाल विपक्ष को खड़ा करने का अवसर खुद दे रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी ने जब सत्ता 2005 में संभाला था, तो आप तो ये जग जाहिर है कि किस तरह का बदहाल बिहार नीतीश कुमार जी को मिला था। ना कहीं गांव में बिजली का तार था, ना पोल था, ना कहीं सड़क था।
आज आप ये देखिए 20 वर्षों में विकास की गंगा जो नीतीश कुमार जी ने बहाई, तो जो 8,000 किलोमीटर सड़क जो पूरे राज्य में बना हुआ था, आज 1,08,000 किलोमीटर सड़क जो है बिहार जैसे सूबे में बना हुआ है। और गांव-गांव तक आप चले जाएंगे तो आपको सड़कें बनी हुई मिलेगी। आप आज बिजली की हालत देख लीजिए कि मुख्यमंत्री जी ने एक वक्त चुनाव का था 15 में, उन्होंने कहा था कि अगर हम गांव-गांव तक बिजली नहीं पहुंचा सके तो हम चुनाव लड़ेंगे नहीं। ये उनका इलेक्शन, ये चुनावी घोषणा नहीं था, बल्कि उन्होंने एक संकल्प लेके कहा था। आज आप देख लीजिए कि बिहार के हर जिले के हर गांव तक जो है 100% बिजली जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प था और पहुंचाया गया। इसी के साथ रोशन जी का ये भी जवाब दीजिए ना, हर पंचायत में भ्रष्टाचार भी पहुंचा हुआ है। आप सड़क पहुंचाने की बात कर रहे हैं। देखिए, अब बिना उसके खात्मे के समृद्धि तो संभव नहीं दिखती। नहीं, ये वो अपने मतलब अनुभव से जो बात कह रहे हैं, उनके नेता भी यात्रा करते हैं, बिहार की लंबी यात्रा कर चुके तो हैं। आप बताइए ना कि भ्रष्टाचार का एक निकालिए, आप पत्र निकालिए कि ये योजनाओं में भ्रष्टाचार है और उस पर सरकार कार्रवाई करे। अच्छा, सरकार आपकी श्वेत पत्र आप भी निकालिए एक यात्रा कि भ्रष्टाचार किसकी नहीं। हाँ। तो आप क्या बोल रहे हैं निकालिए इसके लिए। रोशन जी आपके पास ही आ रहे हैं, एक बार इनकी बात सुन लेते हैं। अनामिका जी उनके नेता को छोड़ दीजिए। अभी और लास्ट बात, आरजू जी कुछ कह रहे थे, आप जल्दी से निकाल दीजिए। कौन सा और ये बात कह रहे हैं, चलिए सियासी बात, ये बात कह रहे हैं कि समृद्धि जो है बिहार का जो है, तो भाई जो बजट बिहार का मात्र 17,000-18,000 करोड़ रुपए था, आज वो 3.25 लाख करोड़ रुपए बजट है बिहार का। तो आप देखिए ना कि उससे तुलना कीजिए। और हर बिहारी कर्ज में डूबा हुआ है, और हर बिहारी कर्ज में डूबा हुआ है। बात आ गई, जवाब ले रहे हैं। आप तो ऐसा बात कर रहे हैं, लग रहा है कि आपके पास समझेंगे रोशन जी। बिहारी बालू महंगा नहीं खरीदता था, बिहारी पेट्रोल और डीजल महंगा नहीं खरीदता था। बिहारी को कर्ज में हर चीज के कारण आपका दायित्व कितना आप देते हैं, वर्ल्ड बैंक को, एशियन बैंक को कितना पैसा देते हैं आप? बिल्कुल, के तौर पे ये बताइए, अगर समृद्धि बिहार हुआ है तो बिहारी कर्ज में क्यों है? बिल्कुल, इसका जवाब आरजू जी जवाब तो ले लेने दीजिए। आरजू जी, तो समृद्ध बिहार आपकी बात आ गई, जवाब लेने दीजिए। अकबर जी, सुन लीजिए। अकबर जी, समृद्ध बिहार, अकबर जी बताइए। मुबारक हो ये समृद्ध समृद्ध बिहार नहीं है तो 4 लाख जो है शिक्षकों की बहाली कैसे हुई? बिहार, किसी भी भारत के राज्यों में 4 लाख बहाली एक वक्त में हुआ है? बताइए ना। सोचिए कि 15 साल से नियुक्तियां नहीं हुई थी, तब तो आपने 20वें साल में महागठबंधन के साथ आते अब लीजिए, मतलब उस वक्त समृद्धि, मतलब वो बजट आ गया, बिहार में समृद्धि आ गई, आप मुख्यमंत्री बने थे। अरे आप तो असिस्टेंट में थे ना भाई, आप असिस्टेंट में थे, आप असिस्टेंट का बात नहीं, वो डाटा लिया जाएगा, वो डाटा लिया जाएगा। मैंने क्या कहा, रोजगार दिए। अरे भाई पहले आप बात लेकर संकल्पित है, वो डाटा सरकार खुद जारी करेगी, चिंता होने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम तो बस समृद्धि तलाश रहे हैं बिहार की। अरे भाई तो बात तो सुनिए ना, निश्चय पे तो अभी ये जा रहे हैं पूछने। ठीक है, बात जवाब सुन लीजिए। 7 निश्चय पार्ट 3 हो गया। अरे भाई जवाब तो सुनिए। समृद्ध हुआ है तो कर्ज में क्यों डूबा है? ये बड़ा सवाल है, इसका हम जवाब ले लेते हैं। लूट लिया बिहार को। ये कोई जवाब नहीं हुआ अनामिका जी। यही जवाब है। फिर भी आपके पास बजट है ना, फिर भी आपके पास बजट है। चलिए हम रोशन जी की बात सुन लेते हैं। 1 सेकंड आरजू जी, रोशन जी की बात सुन लेते हैं। जी रोशन जी, यात्रा में क्या होता है इसका एक उदाहरण अपने सीएम साहब से चर्चा करें, अपने अफसर से चर्चा करें। नीतीश जी पिछले यात्रा औरंगाबाद में इन्होंने कहा था कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज खुलेगा, एकदम साफ। ये बात आज भी फाइल में होगी जी। ये तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की बात है। और वो चीज जो है आज तक औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज के बारे में जो फाइल वो उनके यात्रा के बाद ना कोई फाइल खुली है जी। अनामिका जी, मेडिकल कॉलेज तो बाद की बात है। जहां तक उन्होंने कहा अकबर जी ने कि भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार देखने का काम, अंकुश लगाने का काम इनके जो ब्लॉक में अफसर हैं, जो डीएम के यहाँ जो है बताइए सारा पदाधिकारी है, भ्रष्टाचार तो सारी योजनाओं में अनामिका जी रुक जाइए, अनामिका इनकी बात पूरी हो जाए। इनका भ्रष्टाचार है। और ये जो यात्रा देख रहे होंगे ना, ये केवल आज पता कीजिए हर एक जिलों में ठेकेदार को कहा जा रहा है हर एक अफसर के द्वारा कि साहब जो है यात्रा होगी, यात्रा होगी, माने अफसर वसूली अभियान।
चलिए, ये आपका आरोप है। हम जल्दी जल्दी छोटे छोटे जवाब ले लेंगे। भ्रष्टाचार अनामिका जी, समय अकबर जी, बिल्कुल जल्दी से। बिहार में 40 मेडिकल लगभग खुल चुके हैं, 2 एम्स खुल चुके हैं। इनके कार्यकाल में 3 थे, जिसमें से 2 अंग्रेजों ने बनाया था और एक हमारे श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी, इन्होंने कितने मेडिकल कॉलेज खोले थे, कितने स्कूल खोले थे, थानों की क्या स्थिति थी, हॉस्पिटल में कुत्ता सोता था। और ये बात कर रहे हैं यहाँ पर, आज भी अगर बिहार का विकास नहीं होता, या बिहार की जनता ने हमें मौका नहीं दिया होता, नहीं दिया होता, आज बिहार की जनता। अनामिका जी बात आ गई, अनामिका जी, हाँ अनामिका जी बात आ गई। 2030 में समृद्ध बिहार बनने जा रहा है। चलिए, 2030 में समृद्ध बिहार बनने जा रहा है। अकबर जी जल्दी से, अकबर जी जल्दी से अपनी बात क्या पूछना, समृद्ध बिहार को लेकर। मैं तो ये कह रहा हूं ना कि आप अगर समृद्ध बिहार को देखना चाहते हैं, कर्जदार बिहार या तो समृद्ध बिहार के बजट को देखिए ना, कि जो बिहार बजट का है फिर भी कर्जदार है, ये तो कह रहे हैं। अरे भाई, कर्जदार हैं तो ये तो एक प्रोसेस है गवर्नमेंट को काम करने का। कर्ज तो जो है, मतलब भारत ही एक कर्ज लेता है कि पूरे वर्ल्ड में ये एक सिस्टम है कर्ज लेने का। कौन कंट्री है जो कर्ज नहीं लेती है या अपने प्रक्रिया के तहत फिर वापस नहीं करती है? ये तो एक प्रक्रिया का हिस्सा है। आप बात कीजिए बिहार के विकास का। बिहार में मैंने कहा कि 50 लाख रोजगार नीतीश कुमार जी ने दिया है। 34 लाख का डाटा है रोजगार के लिए, 10 लाख रुपया सब्सिडी पे देने का उद्योग विभाग के पास। 15 लाख 15.5 लाख इन्होंने सरकारी नौकरियां दी, और तब 1 करोड़ नौकरी 2025 से 30 के लिए घोषणा किया है। वो आंकड़े आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं वहां विपक्ष, हम उम्मीद करते हैं कि आप अभी क्या चाह रहे हैं कि अभी से हम बजट सत्र होने ही वाला है। आरजू जी क्या कह रहे हैं? जो आप बिफोर मांग रहे हैं जी, सबसे पहले तो दीपक जी इन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया है वर्ल्ड बैंक से पैसा लेना और एशिया बैंक से पैसा लेना। नहीं, वो वित्तीय प्रक्रिया, वित्तीय लेन देन की प्रक्रिया है, वो स्वाभाविक बात है। उसको हर चीज महंगे खरीदना पड़ता है, क्योंकि जो जनता के गाढ़ी कमाई से आप ईएमआई भरते हैं, इसलिए हर चीज महंगी खरीदती है। और बजट की जहां तक बात है ना, तो उस टाइम एशियन बैंक और वर्ल्ड बैंक से कर्जा नहीं लिया जाता था। वो देखा जाएगा, वो समय के साथ देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल तो हमारी नजर रहेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस समृद्धि यात्रा पर। पहले की यात्राओं में जो वादे किए गए, जो प्लान तैयार किया गया, धरातल पर उसे किस स्थिति में रखा गया है, ये जांच पड़ताल के साथ साथ आगे क्या आवश्यकता है वहां के लोगों की, उस स्थान विशेष की और बेहतर स्थिति में आने की, उन सब चीजों पर नजर होगी नीतीश कुमार की, और हमारी नजर उनकी यात्रा पर होगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आरजू खान जी, अनामिका पासवान जी, अकबर जी और रोशन जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।